हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10 अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 विकास के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो हमने बेटा क्या क्या पढ़ा था? अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ली थी, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी कैसे, यानी विकास एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से वो क्या करता है, नुकसान भी पहुंचा रहा है दूसरे व्यक्ति को। और हमने श्रेणियां देखी थी कि विकास के लक्ष्य अलग अलग कैसे हो सकते हैं। आय के बारे में पढ़ा था, आय के अतिरिक्त अन्य कारक भी पढ़े थे। आर्थिक विकास क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता के बारे में पढ़ा था। एक देश की आय क्या है इसके बारे में जानकारी ली थी। देशों के मध्य विकास के बारे में पढ़ा था। तो अब बेटा हम पढ़ेंगे साक्षरता दर। क्या पढ़ेंगे? साक्षरता दर। तो ये साक्षरता दर क्या होता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी कितने वर्ष? 7 वर्ष या उससे अधिक, या 7 वर्ष तो होना ही चाहिए या उससे अधिक। जितने भी लोग साक्षर है यानी पढ़े लिखे हैं, तो जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनका क्या हो? जनसंख्या का अनुपात। ये क्या कहलाता है? साक्षरता दर। साक्षरता दर। जैसे तुम्हारे परिवार में 17 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं तुम्हारे परिवार में? कुल 17 लोग रहते हैं, जिसमें से जो 7 वर्ष वाले और या उससे अधिक वाले आयु वाले होंगे, और अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो जैसे 7 वर्ष वाले से 7 से ऊपर वाले कितने हैं? 10 हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? जो साक्षर जनसंख्या है, यानी साक्षर जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो इनका अनुपात जो होगा वो क्या है? साक्षरता दर कहलाएगा। यानी 17 में से कितने लोग साक्षर हैं? यानी 10 लोग क्या हैं तुम्हारे परिवार में? क्या है? साक्षर हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति। निवल उपस्थिति के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, उससे पहले शिशु मृत्यु दर। तो हमारे जो भारत के राज्य हैं कौन कौन से? हरियाणा, केरल और बिहार। उसमें जो शिशु मृत्यु दर है 3000 व्यक्तियों में, 2018 की गणना के हिसाब से 1000 व्यक्तियों में शिशु मृत्यु दर कितनी है? यहाँ पे 30 है, और केरल में 7 और बिहार में 32, यानी सबसे कम किसमें है? केरल में शिशु मृत्यु दर है। उसके बाद साक्षरता दर 17-18 की है, जिसमें हरियाणा में केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके बाद हरियाणा में, और उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो एक आता है हमारा निवल उपस्थिति। तो निवल उपस्थिति क्या होता है? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का, उस आयु वर्ग के कुल बच्चों का 7%, यानी 14 से 15 वर्ष वाले जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से कुल जितने बच्चे हैं उनका क्या? बच्चों के साथ कुल प्रतिशत, यानी 14 से 15 वर्ष वाले, 14 से 15 वर्ष से जो स्कूल जाते हैं उनका कुल योग तथा उस आयु के वर्ग के कुल बच्चों के साथ क्या है? उसका प्रतिशत क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। तो भाई हरियाणा में निवल उपस्थिति अनुपात कितना है? 67। केरल में कितना है? 77। और बिहार में कितना है? 55। तो ये चीज क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम, इस जो चार्ट है इससे क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बैठ जाता है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई केरल का जो साक्षरता दर है
17-18 के अनुसार कितना है 96, और हरियाणा के का कितना है साक्षरता दर, बिहार का शिशु मृत्यु दर, केरल का निवल उपस्थिति अनुपात। तो इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन में जो हमारे विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें इसका अनुपात पूछ सकते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। तो उसके बाद आता है, हमने देखा था निवल उपस्थिति अनुपात, उसके बाद आता है BMI। अब ये क्या होता है, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। भाई ये एक माप होता है, BMI क्या होता है, माप होता है, जिसके अंदर हमारा जो शरीर है उसका क्या लिया जाता है, द्रव्यमान का सूचकांक और पोषण वैज्ञानिक, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का 18.5 से कम आता है क्या, द्रव्यमान सूचकांक पोषण, तो BMI, तो वो क्या है, कुपोषण है, यानी कुपोषित है, कुपोषित का शिकार है। और अगर 25 से ऊपर आता है, यानी 25 से ऊपर आता है, तो वो क्या है, मोटापे से ग्रस्त है, मोटापे से क्या है, ग्रस्त है, यानी जिसके अंदर हमारे शरीर का क्या किया जाता है, द्रव्यमान सूचकांक, यानी द्रव्यमान को माप के उसका जो एक अनुपात बना रखा है, अगर 18.5 से कम है किसी व्यक्ति का तो वो क्या है, कुपोषित है, और 25 से ऊपर है तो वो क्या है, मोटापे से ग्रस्त है। अब आता है, अब ये तो हो गया BMI, अब आता है मानव विकास सूचकांक। अब ये क्या चीज है, आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची, इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, या भिन्न देश में विकास के स्तर पर मूल्य का। अच्छा भाई इसमें क्या होता है कि भाई BMI में जैसे पढ़ा अपन ने कि भाई हमारे शरीर का क्या आता है, द्रव्यमान, यानी हमारे शरीर का जो वजन, ठीक है, तो उसमें BMI में उसको मापा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी पूरी पूरी प्रक्रिया, जैसे हमारी आय हो गई, हमारा स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, शैक्षिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य स्थिति हो गई, प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें जितने भी हमारी दैनिक जो चीजें होती है उसका क्या किया जाता है, गणना करके उसका जो सूचकांक है कि भाई विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये किसके अंदर आता है, मानव विकास सूचकांक के अंदर आता है। कि आय व अन्य कारक कौन से हो गए, स्वास्थ्य वाले, शैक्षिक स्तर वाले और प्रति व्यक्ति आय वाले, ठीक है बेटा। उनकी गुणवत्ता के आधार पर कि भाई तुम उसमें विकास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आय बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो ये किस पे होता है, देश के ऊपर होता है कि भाई देश के अंदर इसका मापदंड किस में होगा, देश में विकास के स्तर का मापदंड इसके अंदर किया जाता है। तो बेटा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये कौन से नंबर पे है हमारा भारत, 136वें नंबर पे है। इसलिए भारत कौन से वर्ग में आता है, मध्यम आय वर्ग में आता है। इसलिए भारत कौन से वर्ग में आता है, मध्यम आय वर्ग में आता है, क्योंकि भारत का कौन सा स्थान है, 136वां स्थान है, किसमें, मानव विकास सूचकांक में, जिसके अंदर जो सारी प्रक्रिया है, जैसे द्रव्यमान हो गया, स्वास्थ्य रिलेटेड हो गए, आय रिलेटेड, सारी प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, उद्योगों में विकास हो रहा है नहीं, और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ में सभी देशों में, जो हमारे पृथ्वी के संसार के सभी देश हैं, उसमें भारत का कौन सा नंबर आता है भाई, 136वां, यानी भारत का विकास तो धीरे हो रहा है। ठीक है बेटा।
अब आता है एक अपने धारणीयता, एक शब्द आता है धारणीयता। तो ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताएं संतुष्ट करती है। अब ये क्या चीज है, यानी हम जो भविष्य में जो हमारी पीढ़ी, नस्ल मतलब क्या होता है, पीढ़ी, यानी जो पीढ़ी आने वाली है उसको, उसकी उत्पादकता को क्या करें, यानी उसको हानि पहुंचाए बिना जो वर्तमान में नस्ल है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उससे क्या कहते हैं, धारणीयता कहते हैं। अब धारणीयता में विकास क्या होता है बेटा, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों को, अब जैसे हमने धारणीयता पढ़ी थी कि भाई भविष्य की जो पीढ़ियां, नस्ल क्या होता है बेटा, पीढ़ी है ना, तो भाई भविष्य की पीढ़ी को क्या करें कि भाई हमको पर्यावरण को इस तरह से लेके चलना है कि भाई पर्यावरण हमारे भी उपयोग में आ जाए और जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी उपयोग में आ जाए, लेकिन पर्यावरण क्या हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचे। इस तरह से उसे हमें क्या करना है, उपयोग लेना है। तो धारणीयता का विकास इस तरह से होगा, किस तरह से कि भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसका क्या करना, उसके लिए भी वो चीज बचा के रखना, जैसे जल है, ठीक है, जल को क्या करना, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है, और जो वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है उसको भी क्या करना है, उपयोग में लेना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या होगा, धारणीयता का विकास होगा। ठीक है, कि भाई वर्तमान में पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, लेकिन जो पर्यावरण है उसका क्या हो, नुकसान नहीं हो। यहाँ पे पर्यावरण है, स्वास्थ्य संबंधी है, आर्थिक विकास है, सब तरीके के विकास इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अब विकास की धारणीयता की विशेषताएं, कि भाई ये विशेषताएं क्या क्या है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि विकास की धारणीयता क्या होती है और इसकी विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, विकास की धारणीयता क्या होती है, एवं उसकी विशेषताएं क्या क्या है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या लिखोगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी जो हमारे, हम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनका हमें विवेकपूर्ण, यानी बिल्कुल धीरज से काम लेना है कि भाई हम भी उसका उपयोग कर सके, आने वाली पीढ़ी का भी इससे क्या हो, फायदा हो, यानी आने वाली पीढ़ी भी इसके लिए इसका उपयोग कर सके, लेकिन जो हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, नवीकरण जो संसाधन होते हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, कि भाई नवीकरण जो संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं या फिर जिसे नवीकरण जो संसाधन नवीकरण संसाधन में आते हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाए। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, अब जो वैकल्पिक संसाधन होते हैं उनको क्या हो, ढूंढने में मदद मिलती है। संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को, यानी वो जो RRR वाला फॉर्मूला है ना, RRR वाला, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, ये तीनों R का फॉर्मूला
संसाधनों में उपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये वाली साइकिल की प्रक्रिया भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, नवीकरणीय साधन। अब ये नवीकरणीय संसाधन हमने पढ़े थे, तो ये नवीकरणीय साधन क्या होता है? भूमिगत जल नवीकरण साधन का उदाहरण है। जो जल हमें भूमि से प्राप्त हो रहा है, यानी भूमि के अंदर होता है जो जल, जैसे हम ट्यूबवेल वगैरह खुदवाते हैं तो वो जो पानी निकलता है वो भूमिगत होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल नवीकरण। फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। अब क्या कर, अति उपयोग यानी बहुत ज़्यादा उपयोग इन संसाधनों का हो रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है? पानी की क्या हो रही है? धीरे धीरे कमी होती जा रही है, तो इन संसाधनों का क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा उपयोग होता जा रहा है, तो ये संसाधन भी फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस संसाधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। यानी एक तो बारिश का पानी, भाई भूमि में जल जाता कहाँ से? बारिश से ही जाएगा, बारिश का पानी जो आएगा उससे ही जाता है। ठीक है, फिर उसका भी, बरसात का पानी का भी हम उपयोग कर लेंगे तो फिर वो क्या होता है? भूमि में नहीं जा पाता है। तो फिर इस वजह से क्या होगा? इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? जो भूमिगत जल है उसका क्या कर रहे हैं? अति उपयोग कर रहे हैं। अब आता है गैर नवीकरणीय संसाधन। अब एक तो पढ़े थे हमने नवीकरणीय संसाधन, और एक गैर नवीकरणीय संसाधन में कौन होंगे? जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अब यानी जो सीमित मात्रा में है हमारे पास, यानी जैसे हमने पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब है। ठीक है, ये किसमें आएंगे? गैर नवीकरणीय संसाधन में। यानी ये हमारे पास क्या है? बिल्कुल सीमित मात्रा में है, तो ये सब किसमें आएंगे? गैर नवीकरणीय संसाधन में, जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात उसे वापस उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये सब किसमें आएंगे बेटा? गैर नवीकरणीय संसाधन में आएंगे। तो बेटा यहाँ तक ये चैप्टर था अपना, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था आज? इसमें हमने साक्षरता दर पढ़ा था, जिसके अंदर 7 वर्ष और 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का क्या हो? अनुपात है। ठीक है, फिर हम भारत के विभिन्न राज्यों यानी हरियाणा, केरल और बिहार के अंदर शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात के बारे में जानकारी ली थी। इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है बेटा। इसके बाद हमने निवल उपस्थिति अनुपात पढ़ा था कि भाई 14 से 15 वर्ष की आयु में जो बच्चे स्कूल जाते हैं और कुल जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसकी क्या हो? उनका जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। एक हमने पढ़ा था BMI, यानी हमारे शरीर का द्रव्यमान का सूचकांक, यानी हमारे शरीर का वजन, जो एक BMI यानी उसका एक सूचकांक एक फिक्स होता है, यानी 18.5 से अगर कम होता है तो हम कौन से किसका शिकार हो जाएंगे? कुपोषण का। और 25 से ज़्यादा होता है तो हम क्या हो जाएंगे? किससे ग्रस्त हो जाएंगे? मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है बेटा। एक आता है मानव विकास सूचकांक। क्या आता है? मानव विकास सूचकांक में आय के साथ साथ सभी अन्य कारक, स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है बेटा, द्रव्यमान संबंधी, साक्षर संबंधी, शिशु मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, ये सब इसमें जन्म दर, शिशु जन्म दर, ये सब इसमें किसमें आएंगे? मानव विकास सूचकांक में आएंगे। अब मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 136वां स्थान है। इसलिए भारत कौन से वर्ग में आता है? मध्यम आय वर्ग में आता है। उसके बाद धारणीयता क्या होती है?
धारणीयता के बाद हमने विकास की धारणीयता के बारे में पढ़ा था कि भाई हमें पर्यावरण को इस तरह से उपयोग करें कि भाई हम भी उसका उपयोग ले सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग ले सके और पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है बेटा। उसके बाद विकास की धारणीयता पढ़ी थी। एक हमने पढ़े थे नवीकरणीय संसाधन जिसे हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं, और एक हमने पढ़े थे गैर नवीकरणीय संसाधन जिसे हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।